नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ हूं आदित्य द्विवेदी और आज हम बात करेंगे सीधा सवाल में पुनरावृत्ति की चुनौती की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। तीसरे चरण की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग है। बीजेपी और सपा दोनों के लिए पुनरावृत्ति की चुनौती होगी। इसी पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के शुरू के 2 चरणों की 113 सीटों पर मतदान खत्म हो चुके हैं। पहले चरण में जहां जाटलैंड इलाके वाली सीटों पर चुनाव थे, तो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हुई है। वहीं अब तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके की 59 सीटों पर सियासी दलों ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए सत्ता में वापसी लिए ये चरण सबसे अहम है, तो बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां पर 20 फरवरी को मतदान होना है। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में इन 59 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 9 सीट पर सपा और महज 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बसपा खाता नहीं खोल सकी थी। सत्ता में रहने के बावजूद भी सपा ने अपने गढ़ में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था और मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। तीसरे चरण में बीजेपी के लिए जहां अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, तो सपा और बसपा के साथ दांव पर है। पिछली बार चुनावी नतीजों को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद ही तीसरे चरण में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए मैनपुरी जिले की करहल सीट से उतरे हैं और उनके चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ में खिसके सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने की है। पिछली बार सपा को तीसरे चरण में तब 37 सीटें मिली थी और 2017 में महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यहाँ पर बीजेपी का गैर यादव ओबीसी कार्ड काफी सफल रहा था। शाक्य और लोधी वोटर एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में गए थे, लेकिन इस बार सपा ने भी इन वोटों को साधने का खास इंतजाम किया है। हाथरस जिले की सीटों का चुनाव भी इसी चरण में है, जहां दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या और उसके बाद प्रशासनिक मशीनरी का व्यवहार राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव वोटर्स के जहन में इस मसले को जिंदा रखने के लिए हर महीने हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मना रहे हैं। वहीं इत्र नगरी कन्नौज पर छापेमारी को सपा एक बड़ा मुद्दा बना रही थी और कन्नौज के बदनाम करने का आरोप अखिलेश बीजेपी पर लगाती रही है। इसके बिकरू कांड वाला इलाका में भी वोटिंग इसी चरण में होनी है। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर और उसके बाद सहयोगी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जेल भेजा जाना यह मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष से ब्राह्मणों के साथ अन्याय बता रही है, तो कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को कल्याणपुर से चुनाव में उतार दिया है। कैराना के पलायन को लेकर भले ही सियासी चर्चाएं और भाषणबाजी खूब हुई हो, लेकिन बुंदेलखंड में पलायन जमीनी हकीकत है। पानी और बेरोजगारी के सवाल हैं। आवारा पशुओं से किसानों की बर्बाद होती फसल और खनन माफियाओं की भेंट चढ़ती प्राकृतिक संपदा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। यादव बेल्ट के साथ साथ बुंदेलखंड के इलाके की सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझ रहे होंगे कि हमने क्यों कहा है पुनरावृत्ति की चुनौती। समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों के लिए चुनौती है।
क्योंकि 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और दोनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें थीं। अब जब तीसरे चरण का जो चुनाव है उसमें 3 क्षेत्र आ रहे हैं। एक आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दूसरा आ रहा है अवध और तीसरा बुंदेलखंड। और ऐसे में मैनपुरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, जहां की करहल सीट अपने आप में हॉट सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां से अखिलेश यादव हैं, एसपी सिंह बघेल सामने उनके बीजेपी से, और ऐसे में रैलियों का रेला लगा हुआ है। 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यादव बाहुल्यता है। ऐसे में पिछली बार की अगर बात की जाए 2017 की, तो मात्र 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था अखिलेश यादव को, और वो भी तब जब वो सत्ता में थे। और अब ऐसे में 59 सीटें जो हैं टोटल तीसरे चरण में, उसमें 49 सीटें बीजेपी को मिली थी, 8 सीटें सपा के खाते में गई थी, 1 कांग्रेस को मिली थी और 1 सीट बसपा को मिली थी। तो ये चरण बेहद महत्वपूर्ण है और पुनरावृत्ति की चुनौती है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम सीधा सवाल करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, पंकज त्यागी बीजेपी से, हमारे साथ सपा नेता है, हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है। विवेक पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगा। पुनरावृत्ति की चुनौती है। 2012 में आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2012 में 224 सीटें आपने पाई थी। 2017 में बीजेपी ने अकेले अपनी दम पर 312 पाई थी और सहयोगियों की मिला ले 325 हो जाती हैं। 49 सीटें बीजेपी ने पाई थी तीसरे चरण की जो सीटें, उनकी अगर चर्चा करें, आंकड़ों की बात करें, ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? पूरे मंच को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। तीसरे चरण के चुनाव में हम आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार, खास करके योगी सरकार की 16 जिलों के 59 विधानसभा सीट की सबसे अहम चुनाव इसलिए मैं इसको मानता हूँ क्योंकि वही चुनाव है जिसमें योगी सरकार के ऐतिहासिक काले अध्याय को इतिहास में दर्ज किया है उत्तर प्रदेश के। हाथरस कांड मुझे लगता है कि इस प्रदेश का नहीं, इस देश का कोई भी नागरिक शायद ही भूला होगा। और उसी हाथरस में आज आप चुनावी रण को लेकर के उनके दरवाजों पे खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अब जनता के पास उस बच्ची को न्याय दिलाने का सबसे सही और सबसे सटीक समय है। ये वो चुनाव है, मैं आपको बताऊं, ये वो चुनाव है जहां पर आपको याद होगा कि जहरीली शराब के कारण कई लोगों की मौतें हुई। अब आप उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां पे इस सरकार ने सबसे ज्यादा अपराधों को संरक्षण देने का काम किया, अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया, इनके लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार अधिकारियों ने संरक्षित करने का कार्य किया। मुझे आज भी याद है वो वक्ता भी अगर भूला नहीं हूँ, जब एक जिम्मेदार पद में बैठा व्यक्ति ये कहता है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ था, जो कि उस बच्ची पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही आया है जी विवेक पांडे जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही आया है कि कथित गैंगरेप की जो घटना है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं है। जिम्मेदारी के साथ ये बात बता दूं, रिपोर्ट में तो ये भी आया था कि 3 लोगों के नाम जब उस बच्ची ने लिए मरने से पहले, तो स्टेटमेंट में लेने के बाद भी एक ही व्यक्ति को नामजद किया गया था। और ये भी मैं मानता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि रिपोर्ट में जो आपने कहा कि नहीं आया था, सीबीआई की रिपोर्ट में वो से आ गई, तो ये आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब तो जनता को फैसला करना है और जनता देव तुल्य होती है और जनता बाकायदा इस पूरे वृत्तांत से वाकिफ है। किस तरह से प्रताड़ित किया गया परिवारों को, किस तरह से पत्रकारों को, किस तरह से गांव वालों गांव को छावनी में बदल दिया और किस तरीके से इस पूरे परिक्षेत्र में तीसरे चरण में जो 16 जिले थे, इन 16 जिले में किस तरीके से एक पूर्वाग्रह की राजनीति के माध्यम से संस्थाओं को प्रभावित करके केवल और केवल प्रतिशोध की राजनीति की जा रही थी। आज इस जनता जनार्दन के पास मौका है कि वो पूरी तरह से ईमानदारी से अब इस सरकार को इसके कृत्य का प्रसाद वापस करे। और देखिएगा, मैं यकीन मानता हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कासगंज में भी जहरीली शराब से हुई मौतों को लोगों ने भूले नहीं होंगे। आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके सामने चुनौती तो है ना, ये तो आप स्वीकार करते हैं। चलिए पंकज त्यागी जी से इसका जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, मैं एक बार एक मुझे जी बोलिए। चुनौती, हर चुनाव एक चुनौती होता है, ठीक है, और हर चुनाव चुनौती की रणनीति के साथ लड़ा जाता है, लेकिन उसका जो पूरी तरीके से फैसला है वो जनता जनार्दन ही करती है। और ये हाथरस कांड
इस पूरे चुनाव को तीसरे चरण में प्रभावित करने के लिए अकेले काफी होगा। आप देखिए, तो आप हाथरस कांड की बात करेंगे, आप यहाँ के जो बिकरू कांड है उसकी बात करेंगे, आप हर तरफ से कानून व्यवस्था पर घेर रहे हैं, लेकिन आपको बीजेपी घेर रही है लगातार। वो कह रही है अपराधियों को, गुंडों को राज्य छोड़ना पड़ गया। चलिए पंकज त्यागी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आगे बात होगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं, विवेक पांडे जी कह रहे हैं साफ तौर पर कि आपकी कानून व्यवस्था सही नहीं है। हाथरस कांड की का वो जिक्र कर रहे हैं पंकज जी। पहले तो मैं जो वरिष्ठ हमारे पत्रकार हैं ऐसा को मैं जय श्री राम कहूँगा, पांडे जी को भी और आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, मैं जो विवेक पांडे जी आरोप लगा रहे हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विवेक पांडे जी, आप आज जिस जनता जनार्दन को भगवान का रूप दे रहे, जब राम मंदिर बना था, जब गोली चलाई थी, तब वो भगवान नहीं थे? आपका ते विकास दुबे की बात, विकास दुबे संत आदमी था, कोई बदमाश आदमी था? आप कितनी बार आपकी पार्टी के कौन सा नेता कितनी बार जो पुलिस भाई हमारे वहाँ शहीद हुए उनके घर गए? इसी बार गई आपकी पार्टी का कोई भी एक आदमी? आप लोग इस समय बौखला गए हैं क्योंकि आपको 2 चरणों में पता चल गया है कि आपकी क्या होने वाली है, और तीसरे चरण में जनता जनार्दन जिसको आप झूठे बहाने और झूठे वादे कर रहे हैं जिनके साथ, वो आपको कड़ा जवाब देगी। दूसरी बात हाथरस केस में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव उस लड़की के यहाँ कितनी बार गए? अगर उससे इतनी हमदर्दी थी तो उसके घर कितनी बार गए? केवल राजनीतिक षड्यंत्र है सिर्फ ये और ये। और सुनिए, 2 इंसान राम भक्तों में गोली चलाए, वो जनता जनार्दन का कैसे हो सकता है? और फिर जाकर हरिद्वार में माफी मांगते हैं संतों से। ये शर्म आनी चाहिए इनकी पार्टी के नेताओं को। और फिर भगवान का रूप देते हैं जनता जनार्दन को। जिस समय से श्री राम भक्तों में गोलियां चल रही थी, उस समय क्या था? एक बार नोएडा में कांड हुआ था, जो कोठी में वो जो शराब खाता था सबको मार मार के, उसमें इनके शिवपाल यादव की आए तो आके वो कहते हैं कि ये तो आम बात है, ये सब छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती है। आप ठीक है पंकज जी। विवेक पांडे जी आपके पास आऊंगा। मुझे प्रभात त्रिपाठी जी का रुख करना है। इन्होंने अपने पिता को अकेला छोड़ दिया, हाँ, बीच मतदार में छोड़ दिया, तो समाज का क्या होंगे? ठीक, चलिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं प्रभात त्रिपाठी, उनका रुख करना चाहूंगा। प्रभात त्रिपाठी जी, मैं आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं और इस बात से मेरा जो सवाल ये है कि क्या अब हाथरस से लेकर के बिकरू तक ये बात जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव होने हैं, तीनों ही जगह को मैंने जिक्र किया है और 16 जो जिले हैं उसमें ये भी आ रहे हैं। ऐसे में कानपुर नगर और कानपुर देहात की क्या सीटें प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर ब्राह्मण बाहुल्य है? आदित्य जी, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा इस क्षेत्र के बारे में, क्योंकि ये क्षेत्र से मेरा पुराना लगाव है। मैंने 88 से पत्रकारिता इटावा से शुरू की है और मैं पूरे इस क्षेत्र का और मुलायम सिंह के साथ पूरा एरिया का पूरा मैं भ्रमण भी कर चुका हूँ। हाँ। और वहां से फिर मैं 90 में लखनऊ आ गया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यादव लैंड बेल्ट है, इसमें लगभग 30 और 35 सीटें ऐसी हैं जो जमीनी जलाधार मुलायम सिंह के नाम पे वहां वोट पड़ता था। और मुलायम सिंह जिस तरीके से उन्होंने एक जमीन से संघर्ष करके और उन्होंने जिस तरीके से एक अपना वजूद बनाया, एक प्राइवेट एक शिक्षक होके करहल के जैन इंटर कॉलेज से उनकी शुरुआत हुई और किस तरीके से वो एक राजनीति के शिखर में पहुंचे। और उसके बाद जब स्थितियां बदली, देखिए वहां पे पहले सिर्फ 1 साइडेड वोट होता था। बिल्कुल, जितना भी यादव लैंड पूरा इलाका है, चाहे वो एटा हो, चाहे फिरोजाबाद, सिकवाबाद, और इधर आप आ जाइए हाथरस, और ये आपका अलीगढ़, और इधर ये आप इधर आ जाइए एटा, जलेसर और करहल और ये मैनपुरी, और ये पूरा इलाका ये इलाका जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पे मुलायम सिंह का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे वो प्रभाव कम होता गया और 2012 में जिस तरह भारी मैंडेट के साथ समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, उसमें इस यादव लैंड का बहुत बड़ा योगदान था। और वहां पे जिस तरह बीजेपी ने एक 2017 के चुनाव में वहां पे एक कई सीटें वहां पे हत्याई और उनके घर में
जो लड़ाई का एक चरण था, जो प्रोफेसर रामपाल से शुरुआत हुई और बाद में शिवपाल बनाम अखिलेश हो गई वो लड़ाई, और पारिवारिक जो लड़ाई हुई उससे समाजवादी पार्टी का वहां नुकसान काफी हुआ। और मैं आपको आगे की बताऊं, आज मुलायम सिंह को करैल में एक जनसभा में अखिलेश को उतारना पड़ा, और उनको ये मालूम है कि मुलायम सिंह अगर करैल में उतर जाएंगे तो उससे 15-20 सीटें जो है, जो ये लग रहा था कि परिवार में झगड़ा है और चाचा को इन्होंने बना दिया, पिताजी भी मान गए, और आज मंच से उन्होंने अखिलेश के लिए एक ऐलान भी कर दिया। तो जो ये एक रणनीति 2022 की बदली है, वो सिर्फ ये है कि यादव लैंड में जो घोसी और कमरिया, और देखिए वहां पे एक और समस्या है, वहां पे घोसी और कमरिया, ये यादव में जो एक वो होती है, उससे 80% होती है, 22% कमरिया है। तो जो ये वोट का जो ध्रुवीकरण हो रहा था, यादव वोट जो पिछली बार फट गया था और भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, भदौरिया जीत गई, और इटावा सरू सीट जो 7 बेल्ट लगभग 1,10,000 वोटर है इटावा खबर में, 60 वोटर, और राज सिंह 60 MP हुआ करते थे और MLA हुआ करते थे, कई बार MLA बने, बाद में रघुनाथ 60 2 बार MLA बने। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में 60 में केंद्र लगाई, 60 वोट में, तो लगभग 40-50,000 वोट इटावा शहर की सीट में केंद्र लगा दी, और चर्चा भदौरिया का टिकट फिर राजनाथ सिंह के कहने पे इटावा शहर से दिया गया, जबकि इटावा सदर में चर्चा भदौरिया की स्थिति बड़ी खराब है, और वहां पे एक संतु नाम का एक नेता है आपके पास। विवेक पांडे जी, क्या जो 30 सीटें हैं लगभग यादव लैंड की बात हो रही है, उसमें 6 मिली थी, 24 गई थी, क्या इस बार पूरी तरह से कब्जा करना चाहेंगे, 2012 जैसा प्रदर्शन करना चाहेंगे? लेकिन उसके लिए जो रणनीति है वो आखिरकार आपने क्या बनाई है? क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव है, 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, और ऐसे में जिस तरीके से जो रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए जो वोटर है उसके मन में एक ऐसी छाप कैसे छोड़ी जाएगी? क्योंकि इस समय मुलायम सिंह यादव इतने एक्टिव नहीं है जितने अखिलेश यादव एक्टिव है। देखिए, जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात का आपको जवाब देना चाहूंगा कि हाथरस हुआ, सिकंदराबाद हुआ, जसाना हुआ, फिरोजाबाद हुआ, शिकोहाबाद हुआ, सीतागंज हुआ, मैनपुरी हुआ, करहल हुआ, कायमगंज हुआ, हमीरपुर, फर्रुखाबाद, दर्शन नगर, इटावा, हर जगह पे आप पश्चिम की रैली, पश्चिम उत्तर प्रदेश से देखते चलिए, हर जिलों में आप देखेंगे इस बार बयान केवल मुद्दों की चल रही है, उसकी न जुमलेबाजी काम आएगी, न धर्म संकट में है, और ना ही लोगों को इस सरकार पे भरोसा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इस सरकार ने शायद ही किसी एक ऐसे व्यक्ति के परिवार के लोगों को प्रताड़ित न किया, चाहे वो कोविड का काल हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, हर मोर्चे पे मौजूदा योगी सरकार फेल साबित हुई। पहली बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं, और ये जो तीसरे चरण के चुनाव है, ये पूरा क्षेत्र मुलायम सिंह जी को अभिभावक के स्वरूप में देखता है। तो मुलायम सिंह जी ने अगर अपने क्षेत्र में उतर के आज मंच पे अगर अपने क्षेत्र के लोगों, तो ये क्षेत्र 2017 में आपसे नाराज हो गया था क्या? क्यों नाराज हो गया था? क्या चाचा और भतीजे की लड़ाई में, परिवार में विघटन की वजह से? मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा जी बिल्कुल। जब धर्म का ध्रुवीकरण किया जाता है, धर्म को लोगों की मानसिकता और उनके सामंजस्य के साथ बिठा करके किसी विवेक जी, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम कार्ड बहुत खेला है। देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत ही स्ट्रेट एजेंडा है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए हम नई हवा नई सपा के साथ मुस्लिम कार्ड की बात विपक्ष करता है। कम से कम आप एक पत्रकार है, मुझे लगता है आप इस बात को समझेंगे। ना मुस्लिम कार्ड है, ना कोई धार्मिक कार्ड है। कार्ड है तो सिर्फ एक, महंगाई, बेरोजगारी, जॉब और रोजगार। नहीं सर, आम आदमी को तब कष्ट होता है ना सर, जब पर्टिकुलर एक धर्म को बीच में रख करके उसके लिए काम किए जाते हैं, उसको खुश करने के लिए काम किए जाते हैं, वहां पे तुष्टीकरण दिखता है, इसलिए लोगों को दिक्कत होती है। और इसी के चलते बीजेपी ने 2017 में इस तरह की लहर उत्तर प्रदेश में पाई थी। आप इस बात को मानेंगे मेरे ख्याल से? देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब देना चाहूंगा कि बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा रहता है वो धार्मिक आधार पर रहता है, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये जिस तरह भगवा और केवल हिंदू राजनीति करना चाहते हैं, तो हम किसी एक धर्म को विशेष आधार बना करके दूसरे धर्मों का अपमान नहीं कर सकते, ना ही उनको दरकिनार कर सकते। बिल्कुल। आपको सामाजिक धारा के प्रवाह में हर धर्म को साथ
समान मौका देना पड़ेगा। जी। ये हर राजनीतिक दल की एक जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा का जो एजेंडा है वो केवल हिंदुत्व और हिंदू से जुड़ा हुआ है। तो आप दूसरे धर्मों को दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलती है। हम हर धर्म के लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं इस विकास की नीति में, इस राष्ट्र और इस राज्य की विकास की नीति में। तो मुझे लगता है कि ये आरोप लगाना साबित नहीं करता कि समाजवादी पार्टी पर्टिकुलर एक माइंडसेट की पॉलिटिक्स करती है। ये केवल तर्कों के आधार पर जीतने का प्रयास किया जाता है मीडिया के सामने, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू की बात भाजपा करती है केवल, उससे अन्य धर्मों से उतनी ही चिढ़ है जितना हिंदुओं से प्रेम है। ठीक है, पंकज जी का रुख कर लेता हूं। पंकज जी, ध्रुवीकरण करते हैं आप? विवेक जी कह रहे हैं साफ तौर पे हमारी पार्टी ना तो कभी ध्रुवीकरण करती है, ना ही हम किसी एक समुदाय के साथ रहते हैं। बात रही हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व है और हिंदुत्व रहेगा। ये लोग हमसे ये कह दें, ये आप, मैं विवेक पांडे जी से पूछता हूँ कि क्या आज तक समाजवादी पार्टी का। पंकज जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको टीवी का वॉल्यूम शायद बढ़ा हुआ है, उसको स्लो कर लें प्लीज। ओह, आई एम सॉरी। मैं ये कहूंगा विवेक पांडे जी, क्या आज तक अगर आप मुस्लिम भाइयों को अपना मानते हैं तो क्या आज तक आपने, क्या समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कभी कोई मुस्लिम बनेगा? क्या आजम खान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? क्या आज इन्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आजम खान मुस्लिम होके भी गलत काम करे? मुस्लिम, जबकि सबसे मेरी नजर में मुस्लिम भाई बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी आता हूं विवेक जी आपके पास, और इंतजार मुख्तार अंसारी जैसे मुस्लिम इसलिए ये कष्ट में है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ये कहा था कि करल में मुझे आने की जरूरत नहीं। आज पिता की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इस पिता को अकेले छोड़ दिया गया, आज वो उनको स्टेज पे बुलाना पड़ा। क्या अखिलेश यादव या विवेक पांडे जी, आप ही मुझे बता दीजिए, आपका जमीर इस बात के लिए राजी है कि जिस हम भी आदरणीय मुलायम सिंह जी की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सारी पार्टियां उनकी रिस्पेक्ट करती हैं क्योंकि वो एक राष्ट्रीय नेता है। और सुनिए, आज भी अगर यादवों के नेता है तो वो मुलायम सिंह यादव है, लेकिन अखिलेश यादव, आजम खान और आपके इन्होंने शिवपाल यादव ने एक इतने बड़े नेता को घर बैठा दिया अपनी राजनीति को ऊपर लाने के लिए। तब शर्म नहीं आती आप लोगों को? आज जब उन बुजुर्ग आदमी की जरूरत पड़ती है, जब तुम करल में ही हार, करल में तो साथ नजर आना है, संयुक्त रूप से रैली कर रहे थे। अरे सुनिए जी, जब तुम वहीं हार रहे हो, हाँ, तो आज मुलायम सिंह जी की जरूरत पड़ गई। और आप ध्रुवीकरण की राजनीति आप करते हैं। जब कैराना का कांड हुआ था, पलायन का कांड हुआ था, तब आपकी कहाँ चले गए थे? आपने 4 दलाल भेजे वहां पर जांच के लिए, वो चारों दलाल आपके थे। उन्होंने आके रिपोर्ट की, बहुत अच्छा। जब बाद में जांच हुई तो क्या निकला? आप क्या नाम है, समाज की बात करते हैं आप। ठीक, विवेक पांडे जी, क्या जरूरत पड़ गई अब आपको? क्या अखिलेश यादव को जरूरत पड़ गई मुलायम सिंह यादव की? अभी तक हाशिए पे रखा 2017 में इन्होंने अपनी बात रख ली है, और अब मैं जब बोलूंगा, जवाब दूंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी भाषा जो निकृष्ट भाषा है उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। दीजिए, आपको मौका दिया तो जाता है, पूरा मौका मैं आपको देता हूं। मैं आपको बताऊं, अब इनके सवालों का जवाब ले लीजिए आप पहले। हाँ, इन्होंने बताया बिकरू कांड, बिकरू कांड में संरक्षण की बात करते हैं। बिकरू कांड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 या 3 जुलाई की रात को हुआ था। उसके पहले एसटीएफ ने मार्च में एक लिस्ट बनाई थी अपराधियों का, जिसमें 25 अपराधियों के लिस्ट में नाम था, लेकिन विकास दुबे जिसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे थे, उसको संरक्षण किसने दिया? उसका नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं था। आज भी 17 प्रायोजित माफिया जिनके ऊपर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज है, एक विशेष जाति का होने के कारण उनके घरों पे बुलडोजर नहीं होता चलता, और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। ये बात करेंगे अपराधीकरण की, ये बात करेंगे तुष्टीकरण की। इन्होंने बात उठाई कि अयोध्या में कारसेवकों पे गोलियां चली। चलिए, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछ लेता हूं कि अयोध्या में अगर कारसेवकों पे गोलियां चलना गलत थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके एफआईआर दर्ज कराने से इनकार क्यों करवा दिया था? उसके बाद जो कारसेवक उस समय धर्म के आधार पे, धार्मिक भावनाओं के आधार पे आगे करके सबको, जिसको खड़ा कर दिया गया था, जो नेता उनको लीड कर रहे थे, उन नेताओं को एक भी गोलियां क्यों नहीं लगी? वो नेता मौके से क्यों भागे? उसके बाद आज तक आप कारसेवकों के नाम की राजनीति करते हैं, वोट और चंदे के लिए केवल,
आप मुझे जिम्मेदारी से बताइए, किस एक कार सेवक के घर के जो मृतक हुए, शहीद हुए, उनके परिवारों को आज भाजपा पेंशन दे रही है? या किस मृतक कार सेवक के नाम का उपवन बना दिया गया? मूर्तियां लगवाने में बड़े माहिर है लोग, आप बताइए किस कार सेवक की मूर्ति उपवन बनवा करके वहां पे रख दी गई? या बताइए आप मुझे किस कार सेवक का परिवार वहां पे स्थापित करने के लिए इन्होंने कोई योजना चलाई? सीधी बात यह है कि ये कार सेवकों का नाम लेकर के केवल आदमी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य करते हैं। इन्होंने कार सेवकों को आगे करके केवल और केवल वहां पे दंगे भड़काने का प्रयास। पंकज त्यागी जी आपके पास आता हूं, वेट करिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब खड़ी हुई तो पुलिस को जो उचित कार्रवाई लगी पुलिस ने किया, लेकिन ये कार सेवकों के नाम का केवल और केवल एजेंडा भुनाने का प्रयास करते हैं। आज तक किस कार सेवक के बच्चों को इन्होंने हायर एजुकेशन फ्री दी? किस मृतक कार सेवक के बच्चों को इन्होंने आज तक उच्च शिक्षा के साथ शिक्षा चिकित्सा का मुफ्त दी? आप बताइए मुझे, कार सेवकों का नाम लेते हैं, मृतक कार सेवक के किस परिवार के बारे में क्या जानकारी इनको बताइए? पुलवामा हमले के लोगों को तो आज तक इन्होंने, तो आप जस्टिफाई करते इसको, आप जस्टिफाई करते गोली चलवाना सही था? चलिए, मैं ये कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया, हाँ, इसीलिए उसको उन्होंने देखते हुए, FIR अच्छा। मुलायम सिंह जी पे दर्ज करने से मना किया। ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, आप मानते हैं, मैं मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च कोई संस्था नहीं हो सकती। संवैधानिक संस्था सभी को मानना चाहिए जो देश का नागरिक है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ प्रभात जी, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात जी, जस्टिफाई किया पहली बात तो जो हमारे विवेक पांडे जी हैं समाजवादी पार्टी से, इस बात को आप भी सुन रहे थे। दूसरी बात, चुनौती इतनी बड़ी है 59 सीटों की, क्या अब यही मुद्दे रह गए हैं? मंदिर में गोलियां, जब ये कांड हुआ तब गोलियां चलवाई, उसके बाद कार सेवकों की मौत हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट FIR लॉन्च करने की इजाजत नहीं देता है। क्या यही सब मुद्दे हैं? क्या कोई विकास की बात करेगा? क्या कोई बात करेगा कि हमीरपुर में या उससे जुड़े हुए जो इलाके हैं, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, मतलब ऐसे इलाके जहां पर पानी की दिक्कत है, जहां की जमीनें ऊसर हो रही हैं, उस और कोई ध्यान क्यों नहीं देता? उस विकास की बात क्यों नहीं कोई करता? कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, औरैया है, इटावा है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, क्यों नहीं बात की जाती विकास की? क्यों नहीं बात कर रहे छात्रों की? कितने यहाँ पर कोचिंग मंडी है कानपुर में, कानपुर से कितना छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उनके लिए जॉब्स की कोई बात क्यों नहीं करता? देखिए आदित्य जी, मेरी पूरी डिबेट आ जाने दीजिए आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 चरणों में जो चुनाव हुआ, हाँ, तीसरे चरण की आप बात 59 सीटों की बात कर रहे हैं। हाँ, 59 सीटों में जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, 38 हाँ, सीटें जीती थी। मुलायम सिंह के गढ़ में 38 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी के गढ़ में, बुंदेलखंड में पूरा भगवा लहर, पूरी 5 सीटों में पूरा भगवा लहर फैल गया था। सवाल देखिए इस बात का है, इस जो तीसरे चरण का चुनाव है, यहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत कम है। हाँ, मुस्लिम मतदाता हुआ कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, और यहाँ पे कोई धर्म की राजनीति और धार्मिक पोलराइजेशन ना वो 2 चरणों में हुआ है, ना तीसरे चरण में होगा। धार्मिक जो जिस तरीके से पोलराइजेशन का जो खेल होता रहा है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश जातिगत आंकड़ों के आधार पर होते रहे हैं। जो तीसरे चरण का चुनाव है, ये पूरी बेट जो है, ये मुलायम सिंह के परिवार में विघटन के बाद 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई पारिवारिक झगड़े के बाद, क्योंकि देखिए वहां पे एक लड़ाई यादवों के बीच में आपस में ये है कि भैया ये यादव जो है ये देखिए ये बहुत पुरानी समस्या है और लगातार चली आ रही है। मैं इसको पिछली सरकारों ने पूरा किया था, इस सरकार ने पूरा किया। आपके नेता बीजेपी के प्रवक्ता पंकज त्यागी बैठे हुए, कोई दावा अगर ये कहे कि हमने बुंदेलखंड को पानी गिर दिया, अभी तक किसी ने पानी गिर दिया? आपने घास की रोटी खाते हुए देखा होगा, गरीबों को आत्महत्या करते हुए देखा होगा आपने। और जहां तक उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव की बात है, निश्चित तौर पर ये चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि 2 चरण हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं और सारे चरण हमारे अच्छे होंगे। ये गलतफहमी है। ये दूसरी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि धार्मिक पोलराइजेशन अभी नहीं हुआ है। अभी आपको याद होगा हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं आई, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभात जी आ चुकी है, जिन्ना का जिन्न बाहर आ चुका है, पाकिस्तान की बात हो चुकी है, जिन्ना गन्ना की बात हो चुकी है यहाँ पर, वो पहले हो चुकी है, चिलमजीवी की बात हो चुकी है यहाँ पर।
नहीं, ये पोलराइजेशन पे चुनाव नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 चरणों में 2 चरणों में कोशिश तो एक थी प्रभात जी। किसानों की नाराजगी थी, नहीं किसी ने भी चिंता की बात की हो, किसी ने भी गर्मी और चर्बी करने की बात की हो, वहां पे किसानों की नाराजगी। हाँ। जाट वोटर था वो आरएनडी में क्यों गया इस बार? सिर्फ बलियान खाप को छोड़ के सारा जाट आज अगर आरएनडी की वहां स्थिति अच्छी दिख रही है तो वो इसीलिए दिख रही है कि सत्ता पक्ष को, डबल इंजन की सरकार को किसानों की और जाट की नाराजगी झेलनी पड़ी। और जहां तक आपने रोजगार की बात की, रोजगार ना पहले किसी सरकार ने दिए थे ना इस सरकार ने दिए हैं। महंगाई बराबर लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक संरक्षण की बात, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण पिछली सरकार ने भी दिया था, बहुत खोल के दिया था। और जिक्रू कांड जो खुशी दुबे का मामला है, मैं आपको बता दूं, आता हूं विवेक जी आपके पास। ब्राह्मण वोट ना भाजपा में जा रहा है, ना ब्राह्मण वोट सपा में जा रहा है। ब्राह्मण वोट जहां जहां बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत है वहां जा रहा है। मैंने वहां पूरे कल में इस्लामाबाद, मैनपुरी साहब तो सारा घूम के आ रहा हूँ। तो ऐसी स्थितियां, ब्राह्मण जो है, जो 70 ब्राह्मणों की हत्या हुई और खुशी दुबे का जो मामला, विक्रम कांड का जो मामला है, राजनीतिक संरक्षण आदित्य जी समाजवादी पार्टी भी देती रही है। और अब आप कांग्रेस को क्या कहेंगे प्रभात जी? यहाँ पर कांग्रेस ने तो नेहा तिवारी, खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को टिकट दिया है कल्याणपुर से, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। प्रभात जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अगर आदित्य जी कांग्रेस की स्थिति अच्छी होती उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पर विकल्प के रूप में कांग्रेस आ सकती थी। देखिए कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा और कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रियंका जितनी मेहनत कर रही है, अगर उन्होंने ये मेहनत 5 साल लगातार की होती तो निश्चित तौर से कांग्रेस एक विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती थी। ठीक है। विवेक पांडे जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब प्रभात जी बात कर रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, तो आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे आप खिलखिला के। वजह क्या थी पहली बात, और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए हास्यप्रद इसलिए था, हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। मुझे थोड़ा सा ये समझना था कि भाजपा कहे समझ में आता है, लेकिन अगर इस तरीके से कह दिया जाए कि ब्राह्मणों का वोट केवल बीएसपी को जा रहा है, तो मैं खुद ही एक ब्राह्मण हूँ। मतलब मुझे तो ये बड़ा मतलब उपहास स्वरूप लग रहा था, क्योंकि बीएसपी तो इस बार पूरी तरह से बाकायदा जिस तरह डील हो रही थी, आपको पता ही है, सारे वीडियो वगैरह वायरल हो चुके हैं, जिस तरह से सीटों की डील चल रही थी, 300 करोड़ की बात हो रही थी। बहरहाल ब्राह्मणों की भविष्य को कोई तय नहीं कर सकता, और मौजूदा सरकार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से 350-400 ब्राह्मणों की हत्या इस मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुई है, ब्राह्मणों की अनदेखी हुई है, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण प्रबुद्ध है, वो अपना निर्णय स्वयं ले लेगा। दूसरी बात इन्होंने की कानून व्यवस्था की और संरक्षण की। मुझे ये बताइए, हाथरस कांड जब हुआ तो सरकार इन्हीं की थी ना? इनकी सरकार में मैंने भी एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण पे इन्होंने जवाब नहीं दिया कि 25 अपराधियों की लिस्ट जब मार्च में बनाई थी एसटीएफ ने, तो उसमें 60 से अधिक मुकदमे विकास दुबे पे थे, तो उस विकास दुबे का नाम उस लिस्ट से किसके कहने पे निकाला गया? उसके बाद इनके सत्ता के करीबी एक बहुत बड़े अधिकारी की फोटो लगातार वायरल हुई, वो अधिकारी आज भी बने हुए हैं। तीसरी बात पे आ जाते हैं, नंद किशोर लोनी से इनके विधायक है, कल ही का वीडियो वायरल है, आपने भी देखा होगा, वो गाजियाबाद तक प्रशासन के लोगों को पीटने की बात कर रहे हैं। नाहिद हसन की बात नहीं करेंगे आप, अतीक अहमद की बात नहीं करेंगे आप, अपनी पार्टी की तो देख लीजिए, आपका भी घर शीशे का है जनाब। अतीक अहमद सुन लीजिए, अतीक अहमद हमारी पार्टी के नहीं है। दूसरी बात, नंद किशोर मंच से हटा दिया था अखिलेश यादव ने, वो भी दौर आपको याद होगा। ठीक है, चलिए मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा विवेक पांडे जी, जरा थोड़ा ऐसी बातें बताइए जो तीसरे चरण में जो आपका वोटर्स है। क्रिमिनलाइजेशन को पॉलिटिक्स से दूर किया, एपी यादव की टिकट अखिलेश जी ने काटी, मुख्तार जी को अखिलेश जी ने नकारा, तो कहने का मतलब अखिलेश यादव पे आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि अखिलेश यादव ने क्रिमिनलाइजेशन को पॉलिटिक्स से अलग करने का काम किया। तो ऐसे तो आप जो योगी जी उन पर भी सवाल नहीं उठा सकते। ऑपरेशन लंगड़ा चला, देखिए कितने अपराधी जेल में हैं लोग। कौन से मुकदमे दर्ज है आप बताइए? अखिलेश यादव पे कौन से मुकदमे दर्ज है? योगी जी ने तो खुद अपने ऊपर गंभीर हत्या तक के अपराध उनके ऊपर दर्ज है, जिसको उन्होंने वापस लिया बिना ट्रायल के। वो भी आप बताइए ना मुझे, अखिलेश यादव जी कौन से मुकदमे दर्ज है? ये लोग पंकज जी से जवाब ले। पंकज जी, 114 विधायक एडीआर इलेक्शन बॉर्ड के अकॉर्डिंग 114 विधायक सदन में दाखिल। हाँ, नहीं ये विवेक पांडे जी ये आंकड़ा आप बार बार बताते हैं, और आप ये जो बात कह रहे हैं ना विकास दुबे वाली, तो संरक्षण उसको हर सरकार, आप एक चीज सुनिए विवेक पांडे जी, हर सरकार में उसको संरक्षण मिला है। आपको याद होगा संतोष शुक्ला का जब मर्डर हुआ था थाने के अंदर, सारे गवाह मुकर गए थे, ठीक है, विकास उसमें बरी हो गए थे, विकास दुबे की अगर आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये मत कहिए बात कर ही नहीं रहा, विकास दुबे का मुद्दा तो इन्होंने उठाया, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप हाथरस की बात उठाते हैं, तो सीबीआई जांच की जो सिफारिश थी सरकार ने की ना, एसआईटी तो उन्होंने
क्या हाथरस कांड को आप जायज मानते हैं? सीबीआई की रिपोर्ट और पुलिस मैं की कहां रिपोर्ट जायज अलग मान चीज रहा हूं? ये कौन कह रहा है? पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था जबरन। ये भी बात ठीक है, मैं ये वही कह रहा हूं, प्रशासनिक मेरा रवैया वही सही कहना नहीं है कि था। भाजपा लेकिन के आप नेता- मुख्यमंत्री पर सवाल उठा देते हैं, तब मुझे कहना नहीं, पड़ता है आप- कि सीबीआई आप जांच की बीच में आ सिफारिश रहे हैं, उन्होंने मैं की तो थी। भाजपा के चलिए नेता पंकज ने त्यागी का जो रुख कर लेते हैं। बात पंकज जी, जी बोलिए। जी बताइए। विवेक पांडे जी इतना कुछ आपकी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। देखिए, चुनौती है तीसरे चरण की। अगर सरकार बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए होंगी। 2017 वाला प्रदर्शन दोहराना होगा। देखिए, सरकार तो 100% भाजपा की आ रही है। दूसरी बात, जैसे हमारे आदरणीय पत्रकार जो है प्रभात जी ने कहा कि इन लोगों ने हमेशा एक क्या नाम है, वोट की राजनीति करी है, हमेशा के लिए, हमेशा से करते आए। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक गुंडे को सजा मिलती है तो इन्हें क्या दुख होता है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अब विकास, पहली बात तो ये कि किसी भी गुंडे की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। गुंडा सिर्फ गुंडा होता है, हाँ। जो समाज के लिए खतरा होता है। अपराधी सिर्फ और आज अपराधी, बिल्कुल। अपराधी है। हाँ। और अगर आज वो अपराधी या तो ऊपर जा रहे हैं या जेल में जा रहे हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत होती है? आज मुख्तार अंसारी, क्या नाम है, आजम खां के बेटे को ये टिकट देते हैं, ये कैराना में टिकट देते हैं। विवेक पांडे जी, आप एक ब्राह्मण है, आप भी इस बात को समझिए कि आपने 1 मिनट में कह दिया था कि कार सेवकों का मुद्दा उठाते हैं। कार सेवकों का मुद्दा जब तक रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा। मेरी बात को याद कान खोल के सुन लीजिए। और अभी तो हम राम मंदिर लाए हैं, आइए, और क्या नाम है, मथुरा भी लाएंगे। और हमारी जो अब हमारी जो नजर में है ना, हम मानसरोवर पंकज जी, मुद्दा यही रहेगा, मंदिर खेलेंगे। नहीं, मैं इनको एक बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, नहीं, आप मथुरा का जिक्र कर ही दिया आपने। देखिए, जो ये लोग हमको पिछले सालों में सपा और बसपा हमारे लिए जो गड्ढे खोद के गई है, हाँ, सरकारों में, अभी तो हमने 5 साल में वो गड्ढे भरे हैं। अभी अगले 5 साल में तो उनपे इमारतें खड़ी होंगी। इनसे पूछे कि कितने बड़े बड़े गड्ढे खोद के गई है, ये क्या क्या कर्म करके गए हैं, क्या क्या इन्होंने प्रदेश को कहाँ पहुंचा दिया ये बसपा और सपा ने। अब जब पटरी पे लाइन पे गाड़ी आई है, पटरी पे गाड़ी आई है, तो आज इनको फिर आग लग रही है कि इनके पेट कैसे भरे, क्योंकि अब ये भूखे हो चुके हैं। पब्लिक का माल कैसे मारेंगे? वो सरकार में आके मारेंगे। हाँ। अरे अगर कोई आदमी विकास का कार्य कर रहा है, आप उसे बाधक क्यों बनते? ठीक, क्यों बन रहे हैं पंकज जी? ठीक है, आपके समय में प्रभात जी का रुख करना चाहूंगा। प्रभात जी, असल मुद्दे खो से जाते हैं। जब भी जनसभाएं होती है, मंच पर नेता भाषण देते हैं, असल मुद्दे कहीं और चले जाते हैं, कुछ और ही निकल के आने लगता है कि वही हवा है, सपा है। बताइए, इस तरह की बात की जाती है। ऑडियो दिया जाए प्रभात जी का। जो परसेप्शन है, जो समाजवादी पार्टी का परसेप्शन है कि गुंडों की पार्टी है, ये परसेप्शन तीसरे चरण से लेके 7वें चरण पर चलेगा। और आप देखिएगा, इस बार धार्मिक कोई हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान नहीं होगा, विकास के मुद्दे में चुनाव होगा। और 5 साल की सरकार समाजवादी पार्टी की भी देखी है, उसके पहले 3 बार मुलायम सिंह की पार्टी की सरकार देखी है। तो जो समाजवादी पार्टी का परसेप्शन है, ये गुंडों की पार्टी अपने परसेप्शन को सुधार नहीं पाए हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आता हूं विवेक जी, आपके पास आता हूं। यहाँ डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट हर सरकार जब आपकी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, लेकिन सवाल यह है कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर दिया गया। बुंदेलखंड में जनता वहां क्या चाहती है? जनता सुरक्षा चाहती है। आज प्रधानमंत्री मोदी या योगी दंगा और सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? कानून व्यवस्था को पहले प्रायोरिटी में क्यों दिया? पिछले 3 दशक में मैं देख रहा हूँ, कोई भी सरकार नीति नहीं हुई है और कानून व्यवस्था में भी सरकार गई है। अगर ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होती है, देखिए एम प्रकार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि तीसरे चरण से 7वें चरण तक समाजवादी पार्टी का रथ रुक जाएगा, क्योंकि परसेप्शन इन्होंने अपना ठीक नहीं कर पाया है। इन्होंने अखिलेश यादव एक समय में अपराधियों को मंच से धक्का दिया था, उसके बाद उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई को क्यों शामिल कर दिया? क्या आप अपने परसेप्शन बिल्कुल ठीक है। अपराधियों का जो प्रभात जी, मुझे सबसे लास्ट कमेंट लेना है, वक्त कम है।
आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं आदित्य जी ये कह रहा हूँ कि परसेप्शन की लड़ाई हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी जी 5 साल के इनकी पूरी सरकार चली है। बुंदेलखंड पे ऐसा नहीं है डिफेंस कॉरिडोर वहां जा रहा है और भी वहां काम हो रहा है, सारे एक्सप्रेस में बन रहे हैं। लेकिन जो ये चुनाव अब तीसरे चरण से और चौथे चरण में जाएगा, उसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है वो परसेप्शन की लड़ाई है और वो एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर पे मामला हो, बात हो और विकास के मुद्दे पे बात हो। हिंदू मुसलमान भारत भागे और बिल्कुल नहीं होगा इस चुनाव में, आप देखिएगा। और जो साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर जब जाता है मतदान में तो कुछ वोटर जिसकी नाराजगी होती है, जो गुस्से में वोटर होता है, वो गुस्से में वोटर होता है। ठीक है, लेकिन मतदाता सोच समझ के काम करता है कि हमें 5 साल बिल्कुल। की विवेक जी का रुख कर लेते हैं। जी विवेक जी लास्ट कमेंट ये बताइए, पुनरावृत्ति की चुनौती है सामने, ये बताइए आप। पुनरावृत्ति की चुनौती जहां तक ये जनता तय कर लेगी। और रही बात, मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पे जिस तरीके से पश्चिम में बटन दबा है, उसी तरीके से मतदान बुंदेलखंड में भी विकास के मुद्दे पे ही होगा। 360 करोड़ और मात का खेल तो 10 मार्च को मालूम चलेगा ना। पानी आगे नहीं आता। विवेक पांडे जी पहले से क्यों कहने लगते ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम ही जीत रहे हैं? नहीं, मैंने जीत की तो बात ही नहीं की, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो जनता ही तो जिताएगी। वो बटन विकास के दबाएगी। विकास और जॉब की बात तो के ऊपर बटन तो जनता ही दबाएगी ना। और जिस तरीके से इन्होंने रोजगार मांगने वाले अभ्यर्थियों को लाठियों से पिटवाया अपने कार्यालय के बाहर, मुख्यालय के बाहर भाजपा के उत्तर प्रदेश के, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी करूं, क्योंकि इनकी तरह एक वो रट करके आने वाली स्क्रिप्टिंग मैं नहीं करता। और बहुत ईमानदारी से आपको बता दूं, ये व्यक्तिगत थोड़ा सा इनको टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह जी पार्टी के संरक्षक है और अगर आज वो मंच पे है तो वो एक शिष्टाचार और एक मर्यादा के साथ उनको पूरा सम्मान दिया गया है, न कि आडवाणी जी जैसे कई नेता जिनको दरकिनार कर दिया गया। और रही बात इन्होंने की थी एक क्या मंच पे खड़ा कर देने वाली डिमोनेटाइजेशन, याद होगा आपको, नोटबंदी की तरीके से एक वृद्ध माता जी को सड़क पे खड़ा करके केवल उसका मीडिया प्रायोजन दिखाया गया। ये बड़ी निंदनीय बात है। एक व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर, घर की जिम्मेदारियों से छोड़ करके अपने आप को संत बनाता है, ये भी क्या जिम्मेदारी बात है? हिंदू धर्म की बात अगर आप करेंगे, ऐसे कई वक्तव्य है जो मैं आपको बता सकता हूँ जिसके आधार पर इनको हिंदू नहीं माना जा सकता। बराबर कुतर को जाएगा। मैं विषय से आता हूँ, जनता को तय करना है, जनता मुद्दों पे चुनाव पे वोट करेगी, जनता मुद्दों पे, विकास पे, रोजगार पे और महंगाई पे बस यही तो अच्छी बात है ना। और बड़ी जिम्मेदारी विकास की बात की जाए ना, इधर उधर की बात नहीं चलेगी अब। जी पंकज जी, कितनी बड़ी चुनौती है पुनरावृत्ति की? देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम जैसे आपने कहा कि जनता जनार्दन फैसला करेगी, और जनता जनार्दन देख रही है, सब कुछ देख रही है। मैं लेकिन आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा जी कि 10 तारीख की शाम को राजभर अलग हो जाएंगे, जैन चौधरी अलग हो जाएंगे, सब एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और जय श्री राम प्रभु देखेंगे सब कुछ। और चलिए, ये आपने भविष्यवाणी कर दी अपने लास्ट कमेंट में, ठीक है। फिर तुम्हारे से भारतीय जनता आप दूरदर्शी हैं पंकज त्यागी जी। और सुनिए, एक चीज बस आखिरी में कहूंगा, जो विकास की कमी थोड़ी बहुत रह गई है, वो इन 5 सालों में आपको पूरी तरह मिलेगी। ये मेरा जनता जनार्दन से वादा है। और वो भी जानते हैं इस बात को कि कौन विकास की बात करता है और कौन गुंडागर्दी की बात करता है और कौन जातिवाद की बात करता है। ठीक है पंकज जी, आपका शुक्रिया। प्रभात जी, आपका शुक्रिया। विवेक पांडे जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं कि जनता किसको अपना वोट देगी, क्योंकि 30 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे यादव बाहुल है, या यूं कहें कि यादव लैंड है। और ऐसे में पिछली बार समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई थी। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने परचम लहराया था, 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 59 में से 8 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 1 कांग्रेस को मिली थी और 1 बसपा को मिली थी। इस बार जो क्षेत्र हैं उनमें मुस्लिम बाहुल इलाके नहीं है और ऐसे में जो है भी इक्का दुक्का, वहां पर ध्रुवीकरण का कार्ड नहीं खेला जा सकता। इसलिए चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास का ही पहिया। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए JMG। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।